हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया था। वो हमें बताने का रीजन पर्पस ये भी था बच्चे कि आज हम लोगों को पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर आप न्यूक्लियोटाइड नहीं समझेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है वो उसके बारे में अगर आप नहीं समझेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग बताना का चाहेंगे, हम लोग ये चीज जानते भी हैं कि डीएनए जो होता है बच्चे वो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है। पहली बात तो डीएनए क्या है, तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है बच्चा। अगर डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितनी चेन होगी जो डीएनए को बनाएगी। तो डीएनए को बनाने के लिए टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का होना जरूरी है। तो चलिए हम डीएनए को बनाते हैं। तो डीएनए में सबसे पहले हम जो डीएनए का मॉडल दिया गया था उस मॉडल को हम कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। जिसको दिया किसने था, तो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने 1869 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था और बोला था कि जो डीएनए होता है वो टू स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो उसमें नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं और हर नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होता है। ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ड्रॉ कर लेते हैं। ये टू स्ट्रैंड बना लिए हम लोगों ने। टू स्ट्रैंड बनाने के बाद इसके बीच में हम बनाएंगे नाइट्रोजनस बेस। बना लिया हमने नाइट्रोजनस बेस। और यही है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमने तीन कंपोनेंट देखा था, कौन कौन से, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। आपने ये कैसा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आपने टू स्ट्रैंड बना दिया, बीच में नाइट्रोजनस बेस बना दिया। तो बच्चे देखो हम बताते हैं इसमें कैसे वो सारे कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। तो देखो ये जो डीएनए है, ये जो दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम में है तो इसका नीचे वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम डायरेक्शन कहलाएगा और जस्ट इसका अपोजिट स्ट्रैंड एक 3 प्राइम है तो दूसरा कहलाएगा बच्चे 5 प्राइम। यानी कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। फिर से मैं बोल रही हूँ, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे, यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन है तो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम एंड में होगी। इसीलिए डीएनए को कहते हैं डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल होगा। डीएनए का जो ये स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं बैकबोन। इसको हम बोलते हैं बैकबोन। यानी कि ये जो डीएनए का बैकबोन है वो किस चीज का बना होगा, तो डीएनए का बैकबोन बच्चे बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट का। शुगर और फॉस्फेट का डीएनए का बैकबोन बना होता है। तो कैसे बना होगा, यहाँ पे हम बनाते हैं। देखो यहाँ 5 प्राइम एंड है तो यहाँ हम बनाएंगे फॉस्फेट। हम जब न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को पढ़ा रहे थे तभी हमने बोला था कि जहां पे भी हम फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे वो 5 प्राइम डायरेक्शन में ही लगाएंगे, 5 प्राइम एंड पे ही लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ 5 प्राइम दिखा रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट पाया जाएगा। ये फॉस्फेट जो जुड़ा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये जो फॉस्फेट जुड़ा होगा बच्चे ये शुगर से जुड़ा होगा, फिर शुगर जुड़ा होगा फॉस्फेट से, फिर फॉस्फेट से शुगर, शुगर से फॉस्फेट, फॉस्फेट से शुगर, शुगर से फॉस्फेट, ऐसे करके पूरा डीएनए का बैकबोन ये बना होगा।
अगर ये डीएनए का बैकबोन शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट से बना हुआ है, तो देखो ये लास्ट में हम 3 प्राइम दिखा रहे हैं, यानी लास्ट में पाया जाएगा क्या, शुगर। और शुगर में पाया जाता है OH, और OH पाया जाता है 3 प्राइम पोजीशन पे 3 नंबर वाले कार्बन पे, इसलिए इसको हम 3 प्राइम एंड कह रहे हैं। ठीक इसी तरह बच्चे डीएनए का सेकेंड वाला डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो भी बना होगा शुगर और फॉस्फेट का। शुगर और फॉस्फेट का बना होगा तो हम बोलेंगे कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, दोनों बैकबोन जो होते हैं वो शुगर और फॉस्फेट के ही बने होते हैं। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, दोनों बैकबोन शुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं, तो शुगर से ही तो अटैच था नाइट्रोजनस बेस। हम अभी देखे थे शुगर से ही तो अटैच था नाइट्रोजनस बेस। तो देखो इसमें भी शुगर से अटैच है नाइट्रोजनस बेस। ये शुगर है तो इससे अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अगर ये डीएनए है तो डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जा सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इस डीएनए में बच्चे वही पाया जाएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, तो जहां जहां शुगर पाया जाएगा वहां वहां नाइट्रोजनस बेस इसमें पाया जाएगा। और इसी नाइट्रोजनस बेस को हम ये ग्रीन कलर के लाइन से यहां दिखाए थे। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की तरफ पाया जाएगा, जो अंदर की तरफ इसमें दिख रहा है आपके स्लाइड में। अगर नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ है तो चारगैफ ने इसी डीएनए के स्ट्रक्चर पे एक रूल दिया था कि जो एडेनिन है वो हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, किससे पेयरिंग करेगा। तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर पे ही बच्चे एक रूल था जिसको हम बोलते हैं चारगैफ रूल। चारगैफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पाया जा रहा है वो हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, अपने दूसरे वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। तो चारगैफ ने बोला कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन से, और कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर गुआनिन होगा तो गुआनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा बच्चे साइटोसिन से, और कितना बॉन्ड बनाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यानी एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा। दूसरा इन्होंने बोला था, फिर एक बात बोली थी कि प्यूरीन का नंबर डीएनए में हमेशा पिरामिडीन के इक्वल होगा। अगर प्यूरीन का नंबर पिरामिडीन के इक्वल होगा बच्चों, तो प्यूरीन कौन कौन सा था, अगर प्यूरीन का नंबर पिरामिडीन के इक्वल होगा तो प्यूरीन कौन कौन सा था, हमने पढ़ा था कि प्यूरीन है एडेनिन और गुआनिन, यानी एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू होगा साइटोसिन प्लस थाइमिन के। अगर एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन थाइमिन, तो बच्चे अगर हम A प्लस G बाई C प्लस T कर दें तो इनका रेशियो क्या होगा, 1 होगा। चारगैफ का यही रूल था जो डीएनए में फॉलो होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में। इसीलिए जब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है तो हम बोलते हैं कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो आपस में कंप्लीमेंट्री होंगे। कंप्लीमेंट्री का मतलब है एडेनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्ड बनाएगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों के लिए डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। ये है अगर डीएनए, तो डीएनए में बच्चे हम ये बनाए हैं बैकबोन। डीएनए का बैकबोन बना था शुगर फॉस्फेट से, और डीएनए के बैकबोन के अंदर पाया जा रहा था एडेनिन थाइमिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, थाइमिन एडेनिन। ठीक है, ऐसे करके इसमें कई सारे बेस पेयर पाए जा रहे हैं। अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहीं पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। वो क्या है, तो देखो ये जो डीएनए है, डीएनए में अगर दोनों नाइट्रोजनस बेस
हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अगर एडिनिन हमेशा जब भी आएगा तो वो बॉन्ड बनाएगा थाइमिन से, और गुआनिन जब भी आएगा तो बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन से। इसके बेसिस पे ही इस डीएनए के लेंथ को और डायमीटर को मेजर किया गया है। कैसे? तो एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी करके इस मॉडल को दिया गया था। जब ये डीएनए बच्चे एक टर्न कंप्लीट करता है, एक टर्न मतलब एक हेलिक्स में जाके टर्न ले रहा है, देखो यहाँ पे ये ट्विस्ट हो रहा है, तो एक टर्न अगर ये कंप्लीट कर रहा है तो डीएनए का एक टर्न कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स आ जाने चाहिए। यानी कि जब तक डीएनए में 10 बेस पेयर नहीं आएगा तब तक कोई भी डीएनए एक हेलिक्स को कंप्लीट नहीं करेगा। डीएनए को एक हेलिक्स कंप्लीट करने के लिए उसमें 10 बेस पेयर का प्रेजेंस होना जरूरी है। अब अगर डीएनए एक टर्न 10 बेस पेयर पे कंप्लीट कर रहा है तो उस एक टर्न की लेंथ कितनी होगी? तो उस एक टर्न की लेंथ होगी बच्चे 34 एंगस्ट्रॉम। मीन्स एक डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनस बेस है वो 10 बेस पेयर जब तक नहीं आएंगे तब तक एक हेलिक्स एक ट्विस्ट डीएनए नहीं लेगा। अगर डीएनए एक ट्विस्ट लेता है तो उस एक ट्विस्ट की जो लेंथ होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। अगर उसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, जो टू एडजेसेंट बेस पेयर, दो पास पास में पाए जाने वाले बेस पेयर है, उनके बीच की लंबाई, उनके बीच का लेंथ क्या होगा? 10 बेस पेयर का लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है तो टू एडजेसेंट बेस पेयर का लेंथ बच्चे होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 34 को 10 से डिवाइड करके, 34/10 करके। ठीक है, ये जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल था, इसी मॉडल में हमें बताया गया था कि ये जो डीएनए है बच्चे उसका जो डायमीटर होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। जो डीएनए का डायमीटर होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। और ये एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से जो ये डबल हेलिकल मॉडल हमें मिला, ये जो मॉडल था बच्चे ये बी डीएनए के लिए था। वो था बी डीएनए के लिए। बी डीएनए यानी ये जो डीएनए है वो राइट हैंडेड है, ये जो डीएनए है वो राइट हैंडेड है, एंटी पैरेलल है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये डीएनए। डीएनए की जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। डीएनए का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। इतनी बातें हमें डीएनए के बारे में पता चली जब वाटसन एंड क्रिक ने ये डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया तो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, जब डीएनए ट्विस्ट लिया तो यहाँ पे दो ग्रुप बने। एक ऐसा ग्रुप जो ज्यादा गहरा था उसको हम नाम देते थे मेजर ग्रुप। दूसरा स्ट्रक्चर जो कम लेंथ का था, कम विड्थ था, इसका ज्यादा गहरा नहीं था, उसको हम बोलते थे माइनर ग्रुप। तो बच्चे ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने जो मेजर डीएनए था जो हम लोग पढ़ते हैं जिसको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था वो था बी डीएनए। बी डीएनए ही क्यों था? क्योंकि जो डीएनए था वो राइट हैंडेड था। जो बी डीएनए था उसमें जो वन लेंथ में बेस पेयर आते हैं वो 10 बेस पेयर आते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बी डीएनए के हैं, इसलिए ये जो डीएनए था वो बी डीएनए था। डीएनए की और भी अदर फॉर्म अवेलेबल है, ए बी सी डी जेड डीएनए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जेड डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, बाकी सब डीएनए राइट हैंडेड है। ये स्पेशल कंडीशन में हमें मिलते हैं अगर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो या कोई स्पेशल हम पीएच टेम्परेचर चेंज करें, उस कंडीशन में ये सारे डीएनए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो मेन डीएनए है वो बी डीएनए है। तो आप लोग बी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लेना, ये सब कितने कितने लेंथ का क्या क्या चीज है, कितना इसका डायमीटर कितना है, कौन सा बेस किसके साथ बॉन्ड बनाता है, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सारी चीजें बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट है। आप सब इस पे ध्यान देना और पढ़ लेना। तो थैंक यू सो मच। आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई होप मेरी क्लास आप सभी को समझ में आई हो।